तो मैंने आपको कुछ रूल्स लिखाए थे। हमने फर्स्ट जो पढ़ा था 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है। अब पर्सनल की 3 कैटेगरी हो गई, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो हमने पढ़ा था। ठीक है। जो भी ह्यूमन बींग्स है क्रिएटेड बाय नेचर है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो क्रिएटेड बाय मैन है, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन के नेम। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मीन्स व्हाट? वो जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नाम देख के कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ऑनर को। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये सबको किसको रिप्रेजेंट करेंगे? उन सारे पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेंगे जिनसे हम पैसा लेना है या देना है। देन बैंक अकाउंट, मतलब क्या? बैंक में हमारा खुद का अकाउंट। ठीक है। तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमने पढ़ा रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये सारे पर्सन्स या तो रिसीवर बनेंगे या गिवर बनेंगे। फिर हम सेकंड पेज पे गए थे। ठीक है। सेकंड पेज में हमने पढ़ा था कि बिजनेस में ट्रांजेक्शन करने के हिसाब से 3 तरह की पार्टी होती है, बिजनेस, बिजनेसमैन और आउटसाइडर। बिजनेस, बिजनेसमैन और आउटसाइडर। तो बिजनेस कभी अपने आप को खुद को रिसीवर और गिवर नहीं बनाएगा। मीन्स व्हाट? बिजनेसमैन और आउटसाइडर्स रिसीवर गिवर हो सकते हैं, पर बिजनेस कभी भी रिसीवर या गिवर नहीं बनेगा। मीन्स वो हर ट्रांजेक्शन में रिसीवर या गिवर तो है, पर बुक्स ऑफ अकाउंट में वो अपना खुद का नाम नहीं लिखेगा। ठीक है। तो किसका नाम लिखेगा? बिजनेसमैन का लिखेगा और आउटसाइडर्स का लिखेगा। हमने अभी हाल पढ़ा बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करने वाले 2 अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है। फिर हमने एक एग्जाम्पल से समझा था। ठीक है। इस एग्जाम्पल को भी हम वापस देखेंगे। तो हमारे यहाँ फर्स्ट रूल लगा था कि कब हम पर्सनल अकाउंट का रूल नहीं लगाएंगे। तो किस पर नहीं लगाएंगे? फर्स्ट सब रूल क्या बना? बिजनेस पे कभी भी हम पर्सनल अकाउंट का रूल नहीं लगाएंगे। मीन्स व्हाट? बिजनेसमैन और आउटसाइडर्स रिसीवर या गिवर हो सकते हैं, और बिजनेस को हम कभी भी रिसीवर या गिवर नहीं बनाएंगे। ठीक है। सेकंड हमने केस पढ़ा था, व्हेन एनी गुड्स और एसेट परचेज्ड और सोल्ड इन कैश, देन ऑन सच पर्सनल फर्स्ट रूल इज नॉट अप्लाइड। मतलब यदि हम किसी भी पर्सन से यदि हम कोई सा भी गुड्स परचेज या सेल करेंगे, किस पे? क्रेडिट पे, सॉरी कैश पे। कैश मतलब हाथों हाथ पेमेंट ले लिया और दे दिया, क्रेडिट मतलब उधार। तो जब हम कैश में परचेस करेंगे तो उस पर्सन पर भी हम कभी भी फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन के केस में हम फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं करेंगे। किस पे? उस पार्टी पे जिससे हम गुड्स परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। इसका हमने एग्जांपल देखा था, गुड्स सोल्ड टू मीरा फॉर कैश। हमने मीरा को माल बेचा। इस केस में मीरा रिसीवर है, किसकी? गुड्स की। और मीरा अगेन गिवर भी बनी, किसकी? कैश की। तो यहाँ पर मीरा रिसीवर भी है और गिवर भी है। इट मीन्स जब कैश ट्रांजेक्शन होंगे तो सामने वाली पार्टी रिसीवर और गिवर दोनों हाथों हाथ बन जाती है। उस पार्टी का नाम बिजनेस की बुक्स में नहीं लिखेंगे। ये हमने सेकंड एक्सेप्शन देखा। फिर से फर्स्ट एक्सेप्शन क्या? बिजनेस पे कभी फर्स्ट रूल नहीं लगाएंगे। सेकंड एक्सेप्शन क्या? जब हम कैश परचेज या सेल करेंगे तो हम सामने वाली पार्टी पे ये रूल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड, हमने पढ़ा था इसका सब थर्ड रूल क्या था कि यह था कि व्हेन एक्सपेंसेस पेड और इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन, then name of such person are also not recorded in the books of account. Means what? जब हम किसी पर्सन को एक्सपेंसेस पे करेंगे, इनकम रिसीव करेंगे, तो उस केस में भी हम सामने वाली पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। अब क्यों नहीं लिखेंगे? इसके पीछे रूल ये था कि जो व्यक्ति आज रिसीवर बनता है वो इन फ्यूचर गिवर बनता है, और इस पर्टिकुलर केस में जो व्यक्ति आज रिसीवर बन रहा है वो कभी भी गिवर बनने वाला नहीं है, या जो गिवर बनेगा वो कभी भी रिसीवर नहीं बनेगा। देखिए, सैलरी पेड टू रमेश, तो यहाँ पर हमने रमेश को सैलरी पे करी है। रमेश बिल्कुल रिसीवर है, पर वो कभी भी गिवर नहीं बनेगा। क्यों गिवर नहीं बनेगा? क्योंकि वो तो हमें ऑलरेडी दे चुका है। वो हमें कैश कभी नहीं देने वाला है, गुड्स कभी नहीं देने वाला है, असेट कभी नहीं देने वाला है, और वो हमें क्या दे चुका है? सर्विसेज दे चुका है। तो उसकी सर्विसेज के बदले में जो हमने पेमेंट करा है वो क्या है? सैलरी है, जो कि क्या है? एक एक्सपेंसेस है। क्या है ये?
एक एक्सपेंसेस है। तो जब भी हम एक्सपेंसेस पे करेंगे या इनकम रिसीव करेंगे तब हम सामने वाली पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। अब आपको ये डाउट हो सकता है कि सर हमें कैसे पता पड़े कि ये एक्सपेंसेस है या नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से आपको ये समझ में आने लग जाएगा ये एक्सपेंसेस है या नहीं है। अभी मैं नॉमिनल अकाउंट का रूल समझाऊंगा, वहाँ डिटेल में बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसके 3 सब रूल याद करें हमने, ठीक है। 3 सब रूल क्या याद करें, क्या थे ये 3? जब कब ये रूल नहीं लगेगा, किस पे नहीं लगेगा? बिजनेस पे नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब बिजनेस कभी रिसीवर गिवर नहीं बनेगा। देन सेकंड, ये कब नहीं लगेगा? ये तब नहीं लगेगा जब कैश परचेज या सेल होगा, ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन जिसे हम कहेंगे। कैश परचेज या सेल के केस में सामने वाली पार्टी का नाम नहीं आएगा। और ये कब नहीं आएगा? थर्ड, जब हम एक्सपेंसेस या इनकम पे करेंगे, एक्सपेंस पे करेंगे, इनकम रिसीव करेंगे, तब भी हम सामने वाली पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। इन 3 पर्टिकुलर केस में पर्सनल अकाउंट का रूल नहीं लगेगा। बिजनेस पे, कैश परचेज और सेल जिस पार्टी से किया है उस पर, और एक्सपेंसेस और इनकम जिस पार्टी से रिसीव कर रहे हैं, पे कर रहे हैं उन पर, ठीक है। ये फर्स्ट था रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। सेकंड आया रूल ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है? असेट्स पे लगता है। अब हमने चैप्टर सेकंड पढ़ लिया है। चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा था कि असेट 2 तरह की होती है, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स की भी कैटेगरी पढ़ी थी अपने, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो असेट किसे कहते हैं? जिससे हमें बेनिफिट्स मिलते रहे और लंबे टाइम तक के लिए बेनिफिट मिले, वो कहलाती है हमारी असेट्स। तो असेट्स के नाम क्या हुआ? बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कार। मीन्स व्हाट? वो सारी आइटम्स जो हमने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी है। काय के लिए खरीदी है? यूज करने के लिए, सोल्ड आउट करने के लिए नहीं खरीदी है, ठीक है। यदि पर्पस ऑफ रीसेल हो तो वो असेट की कैटेगरी में नहीं आते हुए गुड्स की कैटेगरी में आती है। पर जब हम यूज करने के लिए परचेस करेंगे तो वो कहलाएगी हमारी असेट। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, हम अपने बिजनेस को ज्यादा बेटर तरीके से चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स आया, तो गुड्स में वो गुड्स असेट होगा जो ईयर के एंड में बिकने से बाकी रह जाए। वो गुड्स असेट होगा जो ईयर के एंड में बिकने से बाकी रह जाए, ठीक है। पर एंट्री करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुड्स को कुछ कैटेगरी में बांटेंगे, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ये चारों अकाउंट कौन से? नॉमिनल है, ठीक है। पर इजीली हम एंट्रीज कर सके इसलिए हमने इन्हें क्या कहा, इसलिए हम इन्हें रियल अकाउंट के रूल की कैटेगरी में बांट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो परचेस कब होगा? जब हम गुड्स खरीद के लेके आएंगे बेचने के पर्पज से। जो खरीदा हुआ गुड्स है उसे हम सोल्ड आउट कर रहे हैं तो वो सेल्स कहलाएगा। खरीदा हुआ गुड्स यदि पसंद नहीं आ रहा है या खराब है तो हम रिटर्न कर देंगे, परचेस रिटर्न। और बेचा हुआ गुड्स सामने वाली पार्टी हमें रिटर्न कर दे तो सेल्स रिटर्न कहलाएगा। हमने ये टर्म भी क्या हुई बाकायदा सेकंड टॉपिक में पढ़ ली थी। तो बाकायदा सेकंड टॉपिक आपने पढ़ा हुआ, कई सारी आइटम्स को आपके क्लियर करता है। तो सेकंड रूल क्या रहा अपना? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। अब ध्यान दो, मैंने यहाँ स्पेशली लिखा है, बुक में तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर आप लोग, जैसे हमने कहा था, फर्स्ट रूल हम बिजनेस पे नहीं लगाएंगे, पर सेकंड और थर्ड रूल बिजनेस पर ही लगाएंगे। अब हमें क्या देखना होगा? बिजनेस में क्या कम्स इन हुआ और बिजनेस से क्या गोज आउट हुआ है, ठीक है। तो बिजनेस में जो भी कम्स इन होगा उसे हम डेबिट करेंगे, बिजनेस से जो भी गोज आउट हो रहा है उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पढ़ा गुड्स सोल्ड टू सोहन, गुड्स सोल्ड टू सोहन, हमने सोहन को गुड्स सोल्ड आउट किया, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टी देखिए सोहन, सोहन को हमने देखा कि वो रिसीवर है या गिवर है, ठीक है। तो सोहन क्या हो गया? रिसीवर हो गया, ठीक है। और गिवर कौन है? बिजनेस। सोहन रिसीवर है इसलिए क्या होगा? वो डेबिट, हमें डेबिट मिला यहाँ से। फिर हमने सेकंड रूल अप्लाई किया, कुछ कम्स इन या गोज आउट हो रहा है क्या? तो गुड्स गोज आउट हो रहा है, गुड्स गोज आउट होगा तो गुड्स क्रेडिट होगा। पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में गुड्स नाम का कोई अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, बल्कि क्या अकाउंट आएगा? सेल्स अकाउंट, ठीक है। देन परचेस गुड्स फ्रॉम रहीम, हमने रहीम से गुड्स परचेस किया। तो यहाँ पर रिसीवर या गिवर ढूंढे तो बिजनेस रिसीवर है, जिस पर रूल नहीं लगाएंगे। गिवर कौन है? रहीम, रहीम गिवर है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। देन फिर हमने देखा कुछ कम्स इन गोज आउट हो रहा है क्या? तो गुड्स कम्स इन हुआ,
ठीक है, और गुड्स कम्स इन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका परचेस डेबिट होगा, गुड्स की जगह क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट रहेगा। देन गुड्स सोल्ड टू मीरा फॉर कैश, जो तीनों ट्रांजेक्शन पहले हमने पर्सनल में समझे थे वही वापस हम रियल में समझ रहे हैं। गुड्स सोल्ड टू मीरा फॉर कैश, अब यहाँ पर मीरा रिसीवर भी है और गिवर भी है, क्यों, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है। जब भी कैश ट्रांजेक्शन है तो सामने वाली पार्टी का नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका रूल बता रहा हूं मैं यहाँ पर, कि वो हाथों हाथ रिसीवर भी है और गिवर भी है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रूल से कुछ भी नहीं मिला। कम्स इन गोज आउट करे तो जब हमने गुड्स सोल्ड आउट किया तो क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ और गुड्स गोज आउट हुआ, तो यहाँ पर कैश कम्स इन और गुड्स गोज आउट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अभी तक जो पढ़ा पूरा रिवीजन कर लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं थर्ड रूल, रूल नंबर 3, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल को हिंदी यदि हम कहें तो नाम मात्र के खाते। ठीक है, अच्छा ये एक और बात, नॉमिनल मीन्स व्हाट, नॉमिनल का यहाँ पर इसलिए भी हम इस नाम को इसलिए भी याद रखें, या इस नाम का ये मीनिंग निकाले कि नॉमिनल मतलब जो हर साल एंड हो जाएंगे, ध्यान रखना है। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट कौन से, ये पर ईयर आपको इन अकाउंट को क्लोज करना है, ध्यान है, पर ईयर ये अकाउंट आपको क्लोज करना है, तो ये हर ईयर ये अकाउंट एंड होंगे, इसलिए क्या है नॉमिनल अकाउंट, मतलब ये हर साल एंड होते चले जाएंगे, इसलिए इन्हें हम नॉमिनल कहेंगे, खत्म होने वाले खाते। अब नॉमिनल, अच्छा ये एंड कहाँ होंगे, तो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ईयर के एंड में एक बिजनेसमैन, ईयर के एंड में एक बिजनेसमैन क्या बनाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएगा। तो यहाँ पर अब टेक्निकल पार्ट समझा रहा हूँ। फर्स्ट रूल क्या था आपका, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये सारे पर्सन्स हमेशा बैलेंस शीट में जाएंगे, ये सारे पर्सन्स कहाँ जाएंगे, हमेशा बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, दूसरा रूल पढ़ा अपन ने, रूल ऑफ रियल अकाउंट, जो टेक्निकली किस पे लग रहा है, सिर्फ और असेट्स पे लगेगा, तो असेट्स भी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में ही जाएगी। और जो ये थर्ड रूल है, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, इस रूल के सारे कंटेंट कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट कितने टाइप के हुए, नॉमिनल अकाउंट 2 टाइप के हुए, एक्सपेंसेस एंड इनकम। नॉमिनल अकाउंट 2 तरह के हुए, एक्सपेंसेस और इनकम। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, जवाब देना। आप एक शॉप स्टार्ट करोगे, तो आपको किस किस तरह के एक्सपेंसेस करना पड़ेंगे। यहाँ मैं एक्सपेंसेस की वापस से डेफिनेशन देता हूँ। एक्सपेंसेस मीन्स व्हाट, जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मिलता है, जिसको बार बार करना पड़ेगा आपको, वो एक्सपेंसेस कहलाएंगे। बताइए, शॉप ओपन करेंगे आप, या आपकी खुद की कोई शॉप है, तो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको बार बार पे करनी पड़ती है बिजनेस चलाने के लिए। हाँ, अपन उसके हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, और वापस बोले। हाँ, तो देखिए आपने कहा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर अपन कहे, आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ठीक है अपन ने वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लिया। हाँ, पर हम ये कह सकते हैं वहां का रेंट, यदि अपनी खुद की शॉप नहीं है तो हम क्या करेंगे, किराए पे शॉप लेंगे तो उसका रेंट पे करेंगे। और कुछ सोचे, हम काम करने के लिए वर्कर्स रखेंगे तो उन्हें हम क्या करना पड़ेगा, सैलरी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, देन टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है, हाँ, इंश्योरेंस हम कह सकते हैं, इंश्योरेंस। चलो, ये कई सारे एक्सपेंस आप लोगों ने बोले, सही बोले, और बकायदा एक्सपेंसेस की इतनी बड़ी लिस्ट है जिसको आप एंड ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली ये समझना पड़ेगा कि किसे हम एक्सपेंसेस कहेंगे। हाँ, तो वो उन सारी चीजों को हम एक्सपेंसेस कहेंगे जिनका बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक नहीं मिलता है, थोड़े टाइम पीरियड के लिए मिलता है, तो वो एक्सपेंसेस कैटेगरी में चले जाते हैं। बेनिफिट लंबे टाइम तक मिलेगा तो वो असेट्स बन जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज ये एक्सपेंस है। जैसे क्या, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंस, इंश्योरेंस। ठीक है, देन हम यदि कहें इंटरेस्ट मीन्स व्हाट, कि एक बिजनेसमैन ने कहीं से रुपया उधार लिया, और जब वो रुपीस उधार लेगा, मनी
बोरो करेगा तो क्या होगा, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट हुआ। डिस्काउंट अलाउड करेगा, ठीक है, देन कमीशन, ये सब क्या है, उसके एक्सपेंसेस है, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। अब आपने एक्सपेंसेस के तो नाम कहे, कई सारे नाम कहे, इनकम के नाम बताइए। इनकम कैसे हो सकती है, गुड्स को सोल्ड आउट करने के अलावा कोई इनकम बताएं। सर कमीशन। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये हमने कमीशन पे करा, इसका अपोजिट भी हो सकता है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड मैंने इसीलिए कुछ नाम लिखे थे एक्स्ट्रा में, और कमीशन इज रिसीव्ड, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, देन डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ बेटा, प्रॉफिट तो गुड सोल्ड आउट करके होगा, ठीक है। देन एक और चीज हो सकती है रेंट रिसीव्ड, ठीक है। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे सिर्फ रेंट लिखा, रेंट पेड नहीं लिखा, इंटरेस्ट अलाउड या पेड नहीं लिखा, डिस्काउंट अलाउड या पेड नहीं लिखा, कमीशन पेड नहीं लिखा। ध्यान देना है, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन और डिस्काउंट, ये चार नाम ऐसे होते हैं जो एक्सपेंसेस में भी आते हैं और इनकम में भी आते हैं। अब आप कब समझ, इंश्योरेंस रिसीव नहीं होता बेटा, ठीक है, एक मिनट समझाता हूँ। तो ये एक्सपेंसेस भी होंगे और इनकम भी होंगे, ठीक है। पर यदि इनके साथ कुछ भी नहीं लिखा जाए, ये रिसीव हो रहे हैं या पे हो रहे हैं, तो हम इन्हें क्या मानेंगे, एक्सपेंसेस मानेंगे। पर यदि क्लियरली बोला जाए रिसीव्ड हो रहा है तो ही ये इनकम है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड। अभी आपने कहा इंश्योरेंस रिसीव, अब इंश्योरेंस कभी रिसीव नहीं हो सकता है, पर हाँ उसकी जगह एक हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम। हमारा नुकसान हुआ और नुकसान हो तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया और उसने हमें पैसा पेमेंट कर दिया, तो वो इंश्योरेंस क्लेम कहलाएगा और बकायदा इंश्योरेंस क्लेम एक इनकम होगा, ठीक है। देन प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ असेट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर एक्सपेंसेस ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू इनकम। इनकम आएगी तो लिमिटेड इनकम ही रहेगी, नॉर्मली ये चार नाम ज्यादा आते हैं, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये चारों नाम एक्सपेंसेस में भी आते हैं और इनकम में भी आते हैं। अब देखते इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन ऑफ बिजनेस। अगेन ध्यान दें, बुक में सिर्फ इतना लिखा है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मैंने ज्यादा एक और ऐड कर दिया, ऑफ बिजनेस। तो ध्यान दें, फर्स्ट रूल हमें किस पे लगाना है, बिजनेस पे नहीं लगाना है, आउटसाइडर्स पे लगाना है। पर सेकंड और थर्ड रूल हमें किस पे लगाना है, बिजनेस पे लगाना है। कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमने राम को रेंट पे करा या रमेश को रेंट पे करा, तो रमेश के लिए तो ये इनकम हो गई, और हम अकाउंटिंग रमेश के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है बिजनेस के लॉसेस या एक्सपेंस है या बिजनेस की इनकम और गेन है। तो ध्यान देना है, बिजनेस के लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और बिजनेस की इनकम्स एंड गेन्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये तीन रूल हुए, ये तीनों रूल को कहा जाता है थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, रूल ऑफ रियल अकाउंट एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो आज आपके थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। और ये थ्री गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आपको जब तक आप अकाउंट पढ़ेंगे, तब तक आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट थिंग जो आपको करना है वो ये करना है कि इन तीनों रूल्स को याद कर लेना आपको अच्छे से, कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, किस पे अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा। देन रियल अकाउंट का रूल क्या है, वो किस पे अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा। देन नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, वो कैसे अप्लाई होगा, ठीक है।
अब देखिए, आज हम थोड़ा सा कुछ और भी लिखते हैं कि हम रूल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से हमको ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए आ सकते हैं। ट्रांजेक्शन ऑफ परचेस एंड सेल may be given in following way. In question, ध्यान रहे क्वेश्चन में परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन इस तरीके से आ सकते हैं। कैसे? फर्स्ट वो बोलेंगे गुड्स सोल्ड या गुड्स परचेज्ड। क्या कहेगा? गुड्स सोल्ड और गुड्स परचेज। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ ही नहीं आया कि किससे खरीदा या किसको बेचा। ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं आया कि किससे खरीदा और किसको बेचा। तो ये ट्रांजेक्शन कैसा होगा? ये ट्रांजेक्शन होगा कैश ट्रांजेक्शन। कैश मतलब क्या? हमने कैश में ही गुड्स परचेज कर लिया है और सोल्ड आउट कर दिया है। सेकंड जो आ सकता है वो क्या होगा? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राजा या गुड्स सोल्ड टू रानी। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम राजा या गुड्स सोल्ड टू रानी। यहाँ पर क्या पार्टी का नाम आया। ठीक है, और जब भी किसी पार्टी का नाम आए, तो ये क्या होगा? आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। कौन सा होगा ये? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। थर्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राजा फॉर कैश या गुड्स सोल्ड टू रानी फॉर कैश। इस केस में क्लियरली वर्ड बोला गया फॉर कैश। अब यदि फॉर कैश है तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? कैश ट्रांजेक्शन। अब मैं एग्जैक्टली आपसे थर्ड केस की बात कर रहा हूं। इस केस में गुड्स परचेज फ्रॉम राजा फॉर कैश, किस पर्टिकुलर अकाउंट या नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बताए, गुड्स परचेज फ्रॉम राजा फॉर कैश, इस पूरे में से एक चीज किसी काम की नहीं है, एक नाम किसी काम का नहीं है। एक वर्ड क्या है? हाँ, राजा नहीं, राजा नाम किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं बताएंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमने अभी पढ़ा था कि जब भी हम कैश परचेस या कैश सेल करेंगे तब हम सामने वाली पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। तो गुड्स परचेस फ्रॉम राजा फॉर कैश यदि वर्ड आ गया, ऊपर देखो क्या था? गुड्स परचेस फ्रॉम राजा, यहाँ भी था और यहाँ भी है। पर जब सिर्फ क्या लिखा हुआ है? गुड्स परचेस फ्रॉम राजा, तो हम क्या मानेंगे? वो क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब क्या? उधार। मतलब पार्टी का नाम आए परचेस और सेल के ट्रांजेक्शन में तो क्या होगा? उधार होगा। किसी पार्टी का नाम आया ही नहीं तो वो कैश है। पर यदि पार्टी का नाम आने के साथ साथ क्या आ जाए? फॉर कैश भी आ जाए, तो हमें इंपॉर्टेंस किस पे देनी है? फॉर कैश पे देनी है। पार्टी के नाम पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। तो परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन है, परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम कभी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर राजा पे कोई इंपॉर्टेंस हमें नहीं देना है। चलो हम देखते हैं गुड सोल्ड। अब ये भी बट ऑब्वियस बात है, हमने किसी न किसी पर्सन को तो गुड सोल्ड आउट किया ही होगा, पर कुछ नहीं लिखा तो ये क्या है? कैश ट्रांजेक्शन। पर फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, अपना फर्स्ट रूल अपन अप्लाई करें। यहाँ पर कोई रिसीवर या गिवर है क्या? यहाँ पर कोई रिसीवर या गिवर है क्या? तो देखो, एक तो हम होंगे, हम मतलब बिजनेस, पर बिजनेस पे कभी हम फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं करते हैं। सामने वाला व्यक्ति जिसको हमने गुड सोल्ड आउट किया तो वो रिसीवर भी है और गिवर भी है। क्यों? कैश ट्रांजेक्शन में उसने हाथों हाथ गुड्स पे कर दिया, सॉरी कैश पे कर दिया। तो ऐसे केस में यहाँ पर फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, गुड सोल्ड। ठीक है, अब हमारे सेकंड रूल पे, सेकंड रूल क्या? मतलब हमें फर्स्ट रूल से ना तो डेबिट मिला ना क्रेडिट मिला। सेकंड रूल क्या है हमारा?
कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन और गोज आउट। बताइए कुछ बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है गुड्स सोल्ड आउट करने पे? कैश आ रहा है, गुड्स जा रहा है, तो हमारा कैश क्या होगा, कम्स इन, और गुड्स क्या हुआ, गोज आउट। तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे और गुड्स को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर गुड्स के नाम की जगह क्या वर्ड आएगा, सेल्स अकाउंट, ये अपन बाद में सीखेंगे, पर जा क्या रहा है गुड्स, और उसको हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। इस तरह हम इधर देखें गुड्स परचेस, अगेन वापस ये नहीं समझा रहा हूँ कि कैश परचेस है तो यहाँ पर कोई रिसीवर गिवर नहीं है, पर हम समझे क्या सेकंड रूल अप्लाई करें, कुछ कम्स इन गोज आउट है क्या, कम्स इन और गोज आउट, बताइए गुड्स परचेस, गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, तो कम्स इन क्या हुआ आपका गुड्स, तो वो क्या होगा डेबिट, और हम इसकी जगह क्या नाम लिखेंगे, परचेस अकाउंट। और गुड्स जा रहा है, सॉरी कैश जा रहा है